अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पैरामाउंट ने कितनी बार अप्रोच किया होगा वार्नर ब्रोस को कि हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, तो आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है 1 या 2 बार अप्रोच किया हो, लेकिन नहीं, उन्होंने टोटल 8 बार अप्रोच किया है कि भाई तुम हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। लेकिन नेटफ्लिक्स के दबाव की वजह से और बहुत सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है पैरामाउंट का जो ऑफर है वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल फील होता है वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को, उनके बोर्ड मेंबर्स को, क्योंकि इतना पैसा खुद पैरामाउंट के पास है नहीं। वो सिर्फ $15 बिलियन की कंपनी है, उसको ये पैसा इधर उधर से उठाना है, एलियंस फैमिली से लेना है, मिडिल ईस्ट से लेना है, $52 बिलियन का लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से वो इसका जुगाड़ कर रहे हैं। इसी वजह से वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली 8वीं बार रिजेक्ट कर दिया इनका ऑफर और बोल दिया कि हमको तुम्हारा ऑफर मंजूर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम पैसा बढ़ा दोगे तो मैं भी हम लोग सोच सकते हैं, हाँ ये ऐसा इन्होंने कहा है, पैसा बढ़ाने की बात हुई है। तो कितना पैसा बढ़ाना पड़ेगा ये तो एग्जैक्टली इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है अगर 130 बिलियन कर देंगे तो मे बी उनको एक और रीजन मिल जाएगा इसके बारे में रिकंसिडर करने का, सोचने का। या अगर 150 बिलियन पहुंच गया तो मे भी हो सकता है वो इंस्टेंटली कैंसिल कर दें इस डील को और पैरामाउंट के साथ मर्जर की बात अनाउंस कर दें। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक रिस्क है। मान लो कि नेटफ्लिक्स का ऑफर रिजेक्ट करके वार्नर ब्रोस इनकी तरफ चले गए और बाद में ये बोल दें भाई हम तो अब कर नहीं पाएंगे और अब इतना ही पैसा है, $108 बिलियन, इतने में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वार्नर ब्रोस ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इसी वजह से वो लोग सेफर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। इवन जो वार्नर ब्रोस के बोर्ड मेंबर्स हैं, उन्होंने शेयर होल्डर्स को भी कहा है कि आप लोग धैर्य रखिए और नेटफ्लिक्स वाला ऑफर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स उनका केबल चैनल नेटवर्क नहीं ले रहा है, जिसकी वैल्यू अगेन $15-20 बिलियन तो आई थिंक मे बी होगी। तो इसी वजह से जो डील है ये काफी अच्छी है। दूसरी तरफ जो पैरामाउंट है वो सब कुछ केबल नेटवर्क के साथ में $108 बिलियन दे रहा है। तो इस वजह से नेटफ्लिक्स का ऑफर काफी अच्छा और आपको इसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये डील हम बहुत समय से सुन रहे हैं, अटकी हुई है, आखिर पास कब होगी? तो मुझे लगा कि हो सकता है कि थोड़े समय में अप्रूवल आ जाएगा सारी गवर्नमेंट एंटिटीज से, यूएस गवर्नमेंट से। लेकिन नहीं, यूएस गवर्नमेंट से इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होगा। एंटी ट्रस्ट लॉ का वायलेशन यहाँ पे चेक किया जाएगा और एक्चुअली यहाँ पे 3 कंट्रीज से अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि 3 कंट्रीज में इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। जिसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे एंटी ट्रस्ट डिवीजन से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद फेडरल ट्रेड कमीशन से, एफटीसी से अप्रूवल लेना होगा। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इनको यूरोपियन कमीशन, ईयू एंटी ट्रस्ट से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद यूके कमीशन एंड मार्केट अथॉरिटी सीएमए से अप्रूवल लेना होगा। उसके अलावा जहां जहां नेटफ्लिक्स और इन लोगों की कंपनीज हैं वहां से भी इनको अप्रूवल लेना पड़ सकता है। तो इसमें पूरा टाइम जो जाएगा वो लगभग पूरा 2026 निकल जाएगा अप्रूवल लेने में। वो लोग बहुत सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। हमको लग रहा है कि छोटी सी कंपनी, लेकिन नहीं, यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात है और दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक वार्नर ब्रोस की बात है। इस वजह से लाखों करोड़ों डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद इस मर्जर का अप्रूवल मिलेगा, जिसमें बड़े आराम से 2026 निकल जाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स तो सजेस्ट कर रही है कि 2027 की शुरुआत में जा करके ये अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद फिर शेयर्स ट्रांसफर होंगे, जिसको जितना पैसा देना है लेना है वो हो जाएगा। तो अभी इसमें 2027 तक का टाइम लगने वाला है। एंटी ट्रस्ट लॉ में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और मे भी हो सकता है बीच में रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि नेटफ्लिक्स बहुत बड़ी कंपनी है और वार्नर ब्रोस भी बहुत बड़ी कंपनी है। और इतनी बड़ी कंपनी जब आपस में मिलेंगी वो एक बहुत बड़ी कंपनी को जन्म देंगे। और इसी के साथ में नेटफ्लिक्स का जो नया प्लान है कि थिएटर रिलीज को वो 45 दिन से घटा करके सिर्फ 17 दिन कर देंगे। मतलब कि अगर वार्नर ब्रोस की कोई मूवी रिलीज हुई है थिएटर के अंदर तो सिर्फ 17 दिन वहां पे चलेगी, उसके बाद वो डायरेक्टली आ जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि इससे इनको बहुत सारा फायदा मिलता है। अगर ये अपनी एक मूवी को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे ये होगा कि इनको आधा पैसा उसको देना पड़ेगा थिएटर वाले को, जिसकी वजह से इनके पास बस आधा पैसा बच रहा है। उसके साथ में थिएटर के अंदर पता नहीं लोग देखने आएंगे नहीं आएंगे और बहुत सारे उसमें झंझट रहते हैं, जिसकी वजह से मूवीज को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। लेकिन नेटफ्लिक्स के केस में चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। बहुत सारे अमेरिकन स्टेट्स के अंदर $30 टिकट का रेट पहुंच जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा रेट होता है वैसे बहुत सेलेक्टिव जगह पे, वरना तो $15-16 के करीब ही रेट है। और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आई थिंक $25 में तो इनको एक महीने का मिल ही जाता होगा। और अगर आपको थिएटर की मूवी 17 दिन के अंदर ही देखने को मिल जानी नेटफ्लिक्स पे, तो लोग सोचेंगे कि थिएटर को छोड़ते हैं, चलते हैं डायरेक्टली यहीं पे नेटफ्लिक्स पे देखेंगे। और जैसे ही चीज होगी नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बेस में मैसिव जंप आएगा। हम महीने में 1-2 बार जा करके, अगर 1-2 बार भी कोई जा रहा है और टिकट में पैसे अमेरिका में खर्च कर रहा है तो उससे होगा क्या। या इंडिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक टिकट बड़े आराम से 200 की मिल जाती है, पीवीआर के अंदर 250-300 भी मिल जाएगी। लेकिन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सिर्फ ₹150 से शुरू हो जाता है। और अगर पूरी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तब तो और ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन पूरी फैमिली का सब्सक्रिप्शन आई थिंक ₹650 में यहाँ पे मिल जाता है। और इसका एक और फायदा है, अगर आप घर पे ही मूवी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की, तो उससे फायदा ये होगा कि आपको जो चाय के लिए ₹350, पॉपकॉर्न के लिए हजारों रुपए देने पड़ते हैं, और अगर पूरी फैमिली चली जाए तो आई थिंक गरीब इंसान की तो पूरी सैलरी डूब जाएगी। तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। घर पे आप कुछ भी बना के आराम से खा सकते हैं और मूवी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा सेम अमेरिका के अंदर भी होगा और लोग लिटरली टूट पड़ेंगे नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स के
सब्सक्राइबर बेस के अंदर मैसिव जंप आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि ये बस थोड़े समय के लिए होगा, मूवीज हर बार रिलीज होंगी थिएटर के अंदर, अच्छी से अच्छी मूवीज आएंगी, जिसकी वजह से लोग सब्सक्रिप्शन को लेकर के रखेंगे, उनको थिएटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से थिएटर ओनर्स काफी नाखुश है कि अरे भाई तुम्हारे ये करने से तो 25% रेवेन्यू हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि नेटफ्लिक्स किसकी सुनता। मुझे नहीं लगता नेटफ्लिक्स किसी की सुनेगा, क्योंकि तो नेटफ्लिक्स की खुद की मर्जी है, चाहे वो रिलीज करे या ना रिलीज करे। लेकिन कुल मिला के नेटफ्लिक्स का मैसिव फायदा होने वाला है आने वाले कुछ समय में। जब नेटफ्लिक्स इसको इंप्लीमेंट करेगा, इनके शेयर प्राइस भी मुझे लगता है कि काफी ऊपर जाएंगे, मतलब स्काई रॉकेट नहीं हो जाएंगे लेकिन फिर भी बढ़ेंगे। तो हर तरीके से अगर ये डील होगी, नेटफ्लिक्स का मैसिव फायदा इसमें है। ना इनको आधा पैसा थिएटर वालों को देना पड़ेगा, और इनके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो परमानेंट होंगे, वो मुझे नहीं लगता कि जल्दी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये एक से बढ़कर एक मूवीज रिलीज करेंगे। अगर मान लीजिए ये स्नाइडर वर्स को रिवाइव कर दें और उसकी मूवीज को नेटफ्लिक्स पे रिलीज करना शुरू कर दें, या कुछ दिन थिएटर में रिलीज करें बाद में नेटफ्लिक्स पे रिलीज करें, तो लोग नेटफ्लिक्स पे जा करके देखेंगे। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है और ये आगे और भी ज्यादा प्रॉफिट छापेंगे। बाकी 2028 से पहले मुझे नहीं लगता एक भी मूवी हमको देखने को मिलने वाली है वार्नर ब्रोस की, या कोई नई मूवी नेटफ्लिक्स पे। और जो पुरानी मूवीज भी हैं डीसीयू की, वो भी नेटफ्लिक्स पे 2028 तक ही आ पाएंगी। और जितनी भी मूवीज हैं, शोज हैं जो कि एचबीओ के हैं या वार्नर ब्रोस के जियो हॉटस्टार पे हम देखते हैं, वो सब अब शिफ्ट हो जाएंगे नेटफ्लिक्स पे। जब ये डील हो जाएगी उसके बाद, एंटी ट्रस्ट लॉ की अप्रूवल के बाद, वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे डिज्नी के शोज पहले नेटफ्लिक्स पे आते थे लेकिन अब वो जियो हॉटस्टार पे देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कितना टाइम लगने वाला और क्या होने वाला नेटफ्लिक्स का फ्यूचर। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।